ऐप 11 हिंदी। अध्याय 56 वज्र में आरोहण। कदम। लिन चेन ने जियाओबाई को त्वरित लड़ाई में शामिल होने का निर्देश दिया और जियाओबाई खुद भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह 1000 चेहरे वाले मकड़ी को जल्दी से नहीं हरा सका तो उसके साथियों को पहले थंडर पैटर्न जानवर द्वारा पराजित किया जा सकता है। एकमात्र रास्ता ये था कि तीनों आत्मा जानवर मिलकर थंडर पैटर्न जानवर पर हमला करें। मुंह। जियाओबाई ने चिल्लाकर लिन चेन को समय पर निर्देश देने का संकेत दिया। जियाओबाई में आत्मविश्वास की कमी नहीं थी, उसे बस लिन चेन के विश्लेषण और निर्णय पर अधिक भरोसा था। लिन चेन ने सिर हिलाया और जियाओबाई आगे बढ़ी। आयरन हॉर्न इम्पैक्ट अभी सक्रिय हुआ था और इसकी गति अचानक बढ़ गई। 1000 चेहरे वाली मकड़ी ने जियाओबाई के हमले की दिशा को अच्छी तरह से भांप लिया और तुरंत ही एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गई और मकड़ी के रेशम को थूकने लगी। यह इसका कौशल 1 है। मकड़ी रेशम जाल। यह मकड़ी का रेशम बहुत कठोर होता है, एक बार फंस जाने पर आप मूलतः युद्ध में अप्रभावी हो जाते हैं। इसलिए एकमात्र विकल्प चकमा देना था। आयरन हॉर्न इम्पैक्ट सीधी रेखा में नहीं चलता, जिससे स्वाभाविक रूप से गति कम हो जाती है। जियाओबाई ने फिर से गति बढ़ाई और 1000 चेहरे वाले मकड़ी ने सीधे कौशल 2 लॉन्च किया। मकड़ी रेशम कोकून। उसने अपने मुंह से मकड़ी के रेशम के 3 अनंत लंबे धागे थूक दिए और सीधे जियाओबाई पर हमला कर दिया। एक बार जाल में फंस जाने के बाद ये कसकर लिपट जाता था, संभवतः रेशम का कोकून भी बन जाता था। जियाओबाई ने हवा में ऊंची छलांग लगाई, उसे उम्मीद नहीं थी कि मकड़ी का रेशम मुड़कर उसका पीछा करेगा। जियाओबाई ने भौहें चढ़ाईं, यदि उसने अभी अपना हमला छोड़ दिया तो उसे अगले आयरन हॉर्न इम्पैक्ट के ठंडा होने का इंतजार करना होगा। यहाँ हर सेकंड मायने रखता है और वहां वे टिक नहीं पाएंगे। जैसे ही जियाओबाई हिचकिचाए, लिन चेन की आवाज समय पर गूंजी। जियाओबाई, आत्मा को शांत करने वाले खुर को सक्रिय करो। ... कुछ ही दूरी पर 3 लोग चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। वे पहली टीम थे। इनर कोर्टयार्ड के छात्रों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करते हुए वे वहां पहुंचे और इस दृश्य को देखा। ये यून बहुत खुश था, यह उसके लिए प्रसिद्ध होने का मौका था। वह दूसरे स्थान पर रहे चेन ताओ का बदला ले सकता था और सुयू के अवशेषों को पुनः प्राप्त कर सकता था। ये लगभग तय है कि जो भी सुयू के अवशेषों को प्राप्त करेगा वह ध्यान का केंद्र होगा। उनके बगल में बैठे एक साथी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वे ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। थंडर पैटर्न जानवर वास्तव में मजबूत था और अब निंग जिमो के आत्मा जानवर पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये यू ने भी इस बात को माना, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। हालांकि उसे दिखावा करना पसंद था, पर अगर वो आराम से बैठकर उसका आनंद ले सके तो ये बहुत अच्छी बात थी। सबसे अच्छा परिदृश्य तो ये होगा कि सब कुछ मिल जाए। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, युद्ध क्षेत्र की स्थिति बदल गई। जियाओबाई ने लिन चेन के आदेश पर काम किया और आत्मा शांति खुर को सक्रिय किया। फिर भी इसका लक्ष्य 1000 चेहरे वाला मकड़ी नहीं बल्कि थंडर पैटर्न जानवर था। क्योंकि 1000 चेहरे वाली मकड़ी बहुत दूर थी, दूरी अपर्याप्त थी। जबकि जियाओबाई हैरान था, उसने देखा कि मकड़ी का रेशम जो उसके पीछे चल रहा था अचानक थंडर पैटर्न जानवर की ओर तेजी से मुड़ गया। हवा में इसने एक विशाल मकड़ी का जाल बना दिया जिसने आत्मा को शांत करने वाले खुर को अवरुद्ध कर दिया। यह इसका तीसरा कौशल है, मकड़ी के रेशम से बना जाला। लेकिन 1000 चेहरे वाली मकड़ी के सामने पहले से ही एक खालीपन था। हालांकि जियाओबाई को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति ने उसे बताया कि यह एक सुनहरा अवसर था। अब जियाओबाई, लिन चेन ने भी आदेश दिया। ये गर्जना हुई और आयरन हॉर्न इम्पैक्ट लॉन्च किया गया। कदम कदम कदम, गति बढ़ने के साथ ही उसके सींगों पर छायाएं दिखाई देने लगीं। जियाओबाई ने 3 बैलों पर एक आत्मा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि मास्टरी स्तर के आयरन हॉर्न इम्पैक्ट का प्रयोग किया। 1000 चेहरे वाली मकड़ी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी और सींगों से उसका पेट छिद गया। इसके तुरंत बाद ये कंकाल में बदल गया। ... ये तो इतना आसान था। दूर से ही चेन ताओ और अन्य लोग दंग रह गए। पूरी लड़ाई में मुश्किल से 1 मिनट लगा, ये बहुत तेज थी। पहले उन्हें इतना संघर्ष कैसे करना पड़ा? चेन ताओ ने लिन चेन की ओर देखा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह नुकसान एक हल सींग वाले जानवर से हुआ है, लेकिन उसके साथी ने उसे दिलासा दिया, ये हमारे सभी परिश्रम का परिणाम है। चेन ताओ सहमत तो हो गया, लेकिन ये सुनकर उसे और भी गुस्सा आ गया। हालांकि निंग जिमो और कई युवानजी की आंखें चमक उठी। नियू कभी निराश नहीं करता।
यदि जियाओबाई नहीं आती और स्नो लान और शैडो टाइगर की पशु शक्ति समाप्त हो जाती तो वे अंत में हार जाते। भाई लिन, आपको कैसे पता चला कि यह निश्चित रूप से थंडर पैटर्न जानवर को आत्मा शांत करने वाले खुर से बचाएगा? कई युवांजी हैरान थे। न केवल उससे बल्कि निंग जिमो और चेन ताओ को भी समझ नहीं आया। लिन चेन ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक क्रोधी आत्मा है। भले ही उनमें तर्क की कमी हो, फिर भी कुछ चीजें मृत्यु के बाद भी नहीं बदली जा सकती। किताबों में कहा गया है कि किन्हाओ और सुयू बहुत अच्छे दोस्त थे, भाइयों की तरह। तो किन्हाओ चुपचाप खड़े होकर थंडर पैटर्न बीस्ट को घात लगाते हुए नहीं देखेगा, खासकर जब सुयू युवा कोर का नेता था। अचानक सभी लोग समझ गए और कई युवांजी ने धीरे से कहा, बुरा नहीं है भाई लिन, यहां तक कि मृतकों के साथ भी गणना करना। लिन चेन ने अनसुना करने का नाटक किया। इसके अलावा तीव्र युद्ध क्षेत्र ने उन्हें और अधिक बातचीत करने की अनुमति नहीं दी। थंडर पैटर्न बीस्ट सक्रिय हो गया, थंडरस असेंशन, जिससे उसका युद्ध कौशल भयानक हो गया। वह बिजली से घिरा हुआ था, मानो कोई वज्र सम्राट हो। यदि यह शारीरिक लड़ाई में शामिल हो जाए तो आप सदमे में आ जाएंगे। दूरी से हमला करने के मामले में थंडर पैटर्न बीस्ट अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था, जिसकी गति बिजली की तरह थी। इसके दो कौशल हैं, थंडर शील्ड, थंडर पाम। सरल शब्दों में कहें तो एक रक्षा है और दूसरा आक्रमण। जियाओबाई ने पहली बार उस पर सोल कैल्मिंग हूफ का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन इसे तुरंत थंडर शील्ड द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया और थंडर पैटर्न बीस्ट वापस हमला करने के लिए तैयार था। सौभाग्यवश उसी समय शैडो टाइगर ने आगे आकर हमले को रोक दिया। ये कई युवांजी का आदेश था। अब उन्हें जियाओबाई की युद्ध क्षमता को संरक्षित करने की आवश्यकता थी। छाया टाइगर ने अस्थायी रूप से कार्रवाई क्षमता खो दी। कई युवांजी ने कहा, भाई लिन, पीछे मत हटो, जियागु से एक आपातकालीन कॉल है। लिन चेन ने निंग जिमो की ओर मुड़ते हुए सिर हिलाया। जियाओबाई बहुत थक गई है, उसे ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए, मुझे 20 सेकंड दो। ठीक है, निंग जिमो ने तुरंत हिम सिंह को आदेश दिया। लेकिन चेन ताओ और उनकी टीम हैरान थी। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि प्लोवहॉर्न जानवर कुछ अलग था, जिसमें सामान्य प्लोवहॉर्न जानवरों के विपरीत युद्ध शक्ति थी। लेकिन दोनों कौशलों के प्रयोग के साथ तथा सोल कैल्मिंग हूफ के थंडर शील्ड को भेदने में असमर्थ होने के बाद उनके पास और कौन सा तुरुप का पत्ता है। एक स्तर 10 स्पिरिट बीस्ट, आप यह नहीं कह सकते कि इसने तीसरा कौशल जागृत कर दिया है ना? स्नो लान के पास युद्ध का अच्छा अनुभव था। हालांकि थंडर पैटर्न बीस्ट द्वारा लगातार हमले के बावजूद 20 सेकंड तक टिके रहना कोई समस्या नहीं थी। 20 सेकंड के बाद जियाओबाई, जो आराम कर रहा था, अंततः अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। निंग जिमो और कई युवांजी दोनों ने राहत की सांस ली। ये यहाँ है। उनके मन में एक आत्मा से 3 बैलों में परिवर्तित होने का भय उभर आया तथा वे उत्सुकता से भर उठे। चेन ताओ और उनकी टीम देख रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों एक हलसीन वाले जानवर पर ही क्यों सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। लिन चेन ने 3 बैलों के आक्रमण आदेश में एक आत्मा जारी की। मुंह, एक गहरी और गंभीर गर्जना सुनाई दी, जो बैल राजा की शक्ति को प्रदर्शित कर रही थी और हिमसिंह को बता रही थी, आपका मिशन पूरा हो गया है, अब बारी है न्यू न्यू की। कदम आगे के खुर से एक धक्का, सीन चमक उठे और गति बढ़ गई। गति तेजी से बढ़ी और अवशिष्ट छाया प्रकट हुई। कुछ भी नहीं बदला है। चेन ताओ और उनकी टीम ने अपना सिर हिलाया। वे जानते थे कि अकेले आयरन हॉर्न इम्पैक्ट का ये स्तर थंडर शील्ड को भेद नहीं सकता था। हालांकि जियाओबाई की गति बढ़ती रही और जब यह अधिकतम पर पहुंच गई तो उन्होंने अंततः कुछ अलग देखा। अवशिष्ट छाया की 2 परतें। इस समय चेन ताओ और उनकी टीम शांत नहीं रह सकी और अविश्वास के भाव प्रकट करने लगी। दिव्य ज्ञान स्तर की निपुणता, इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की प्रतिभा की आवश्यकता है? अरे दोस्त, क्या आपके आत्मा जानवर को आराम की जरूरत नहीं है? एक क्षण में जियाओबाई थंडर पैटर्न जानवर की ओर बढ़ गया और जब जानवर ने अपना दाहिना हाथ लहराया तो दूरी लगभग 3 मीटर रह गई, जिससे थंडर शील्ड बन गई। लिन चेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब वह केवल जुआ खेल सकता था। यदि वे हार गए तो उन्हें तुरंत वहां से चले जाना पड़ेगा। जैसे ही सीन थंडर शील्ड से टकराने वाले थे, एक बर्फीली ब्लेड दूसरे कोण से गिरी जो पहले शील्ड से टकराए। जिसने ये कदम उठाया वह हिम सिंह था। स्नो लान निंग जिमो का स्पिरिट बीस्ट होने के कारण स्वाभाविक रूप से मजबूत लड़ाकू प्रतिभा रखता था, लेकिन जियाओबाई की प्रतिभा के सामने ये कुछ हद तक फीका पड़ गया। वह यह अच्छी तरह से समझ गया था कि यदि वह अभी थोड़ी ताकत लगा सके तो संभावना बढ़ जाएगी। जजस
आइस ब्लेड के तुरंत टूटने के साथ ही थंडर शील्ड की सुरक्षा बहुत कमजोर हो गई। इस समय बेल की पुकार उन पर थी। सभी ने मुश्किल से निगला और लिन चेन के कंधे पर खड़ी छोटी लोमड़ी ने अपनी आंखें ढक ली, देखने की हिम्मत नहीं हुई। अगले ही क्षण एक जोरदार विस्फोट हुआ और उन्होंने थंडर शील्ड को टूटते देखा, फिर वह टुकड़े टुकड़े हो गई। एक सांस से 3 बैलों में रूपांतरित होने की शक्ति को मात्र थंडर शील्ड रोक नहीं सकती थी। जियाओबाई ने सीधे थंडर पैटर्न बीस्ट पर हमला किया, जो अविचलित रहा और थंडरस असेंशन द्वारा बढ़ाए गए थंडर पाम को छोड़ दिया। धमाका! हथेली बेल के सिर से टकराई, जिससे हवा में एक बड़ा विस्फोट हुआ। हर कोई अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि चेन ताओ और उनके साथी हालांकि हिल गए थे, फिर भी नहीं चाहते थे कि लिन चेन और उनकी टीम जीत जाए। दुर्भाग्यवश चीजें उनके अनुरूप नहीं हुई। थंडर पाम एक सांस से 3 बैलों में रूपांतरित होने की शक्ति को रोक नहीं सका, क्योंकि यह उल्का की तरह उछला और थंडर पैटर्न जानवर के शरीर पर भयंकर प्रहार किया। एक क्षण में थंडर पैटर्न जानवर हवा में गायब हो गया और सफेद हड्डियों में बदल गया, जो एक कर्कश ध्वनि के साथ जमीन पर गिर गईं, जिससे सभी को याद आ गया कि अंतिम विजेता कौन था। ... चिरप चिरप। छोटी लोमड़ी जियाओबाई की जीत देखकर खुशी से दौड़ी। अब यह एक समर्पित चीयरलीडर बन गया था, जो हमेशा भावनात्मक मूल्य प्रदान करता था। लिन चेन भी मुस्कुराया। जियाओबाई उसे कभी निराश नहीं करती। याहू! कई युवांजी सबसे अधिक सक्रिय थे, अपने हाथ और पैर बंदर की तरह हिला रहे थे। ये देखकर चेन ताओ और उसके समूह ने चुपचाप भागने की कोशिश की। लेकिन किसने सोचा होगा कि लिन चेन उन पर लगातार नजर रख रहा था। हड्डियों को पीछे छोड़ दो, लिन चेन ने कहा। तभी कई युवांजी ने देखा कि तीनों भागने वाले थे और तुरंत डांटा, घृणित, चुपके से भागने की कोशिश कर रहे हो। चेन ताओ और उसके साथी यह सुनकर क्रोधित हो गए। वास्तव में वह नीच व्यक्ति कौन था? उन्होंने भी थंडर पैटर्न बीस्ट को हराने में योगदान दिया था, है ना? अन्यथा क्लोवहॉर्न जानवर जैसा स्तर 15 का स्पिरिट जानवर भी संभवतः जीत नहीं सकता था। चेन ताओ को इस बात का अफसोस था कि जब वे पहले लड़ाई में व्यस्त थे तो वे भाग क्यों नहीं गए। अब हालांकि लिन चेन और उनके आत्मिक जानवर भी घिसे हुए और जख्मी थे, उनके आत्मिक जानवरों की तुलना में उनके घाव महज उथले थे। चेन ताओ ने आह भरी और अंततः हड्डियों के 10 जोड़े उछाले और पूछा, क्या मैं एक रख सकता हूं? ये बहुत अपमानजनक है। आखिरकार वह 100 स्टॉस चार्ट पर दूसरे स्थान पर थे। अब सुयू के संभवतः मर जाने के साथ अंत निकट था। यदि वह एक भी हड्डी वापस नहीं लेता तो वह निश्चित रूप से सबसे नीचे पहुंच जाता। नहीं, हम भविष्य में एक ही स्थान पर नहीं होंगे, इसलिए मुझे आपको कोई सम्मान दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कई युवांजी ने कोई नरमी नहीं दिखाते हुए इसे छीन लिया। चेन ताओ ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। पिटाई से बचने के लिए वह केवल अपने गुस्से को ही निगल सकता था। हड्डियों को इकट्ठा करने के बाद लिन चेन ने दूर किन्हाओ और सुयू की ओर देखा, जिनके चेहरे पर घबराहट थी, और वे किन शाओसाओ के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गए। अप्रत्याशित रूप से पीछे से एक आवाज सुनाई दी। इन कोर्टयार्ड के छात्र के रूप में मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे आप धमका सकें। ... मॉन्स्टर हंटर गिल्ड। जब से ली जेन ने लिन चेन और उसकी टीम को भेजा था, तब से वह कड़ी निगरानी रख रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि लिन चेन के वापस आते ही उसे सूचित कर दिया जाएगा। वह लिन चेन को विकास संबंधी समस्या को सुलझाने में मदद करने की योजना बना रहा था। तभी दरवाजे के बाहर जल्दबाजी में कदमों की आहट सुनाई दी। ली जेन ने मान लिया कि उसका सहायक वापस आ गया है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी मुलाकात गिल्ड के मुखबिर से हुई। क्या कुछ हुआ है? ली जेन मुखबिर के चेहरे के भाव देखकर अप्रसन्न हुआ। उनके प्रकट होने का मतलब आमतौर पर महत्वपूर्ण युद्ध समाचार या किसी गिल्ड सदस्य की मृत्यु होता था। उद्धरण चिन्ह ... ब्लैक माउंटेन सिटी ने तत्काल बचाव अनुरोध भेजा है तथा हमसे अतिरिक्त सहायता की मांग की है। ब्लैक माउंटेन सिटी। ली जेन ने ये सुनते ही कहा, क्या हमने उनकी सहायता के लिए टीमें 10, 13 और 18 नहीं भेजी थी? हाँ, मुखबिर ने कहा, ये जानवरों का ज्वार बड़ा नहीं है। ब्लैक माउंटेन सिटी ने एक जवाबी हमला किया था जिसका उद्देश्य उन सभी को एक साथ खत्म करना था, लेकिन अंततः वे एक जाल में फंस गए। ये सुनते ही ली जेन का मूड खराब हो गया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, जो भी लड़ सकता है उसे इकट्ठा करो और बिना किसी देरी के ब्लैक माउंटेन सिटी का समर्थन करने के लिए निकल पड़ो। समझा? मुखबिर पीछे मुड़ा और ली जेन भी चिंता से जलते हुए बाहर भागा। उसने वू लेई के बारे में सोचते हुए बुदबुदाया, छोटी ले, कुछ मत होने दो...
जैसे ही आवाजें आई, धीरे धीरे आकृतियां प्रकट हुईं। ये कोई और नहीं बल्कि ये यून और उनका समूह था। लिन चेन के समूह ने देखा, उनकी भौहें सिकुड़ गईं। मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है, पीछे ओरियोल के बारे में अनजान। ऐसा लगता है कि वे ओरियोल नहीं हैं। हालांकि चेन ताओ को ये यून नापसंद था, जो एक प्रतियोगी था। ये यून की उपस्थिति ने अब किसी तरह उसे न्यायसंगत महसूस कराया। ये यू पास आया और लिन चेन और हलवाहे जानवर को घूरने लगा। ये वास्तव में कितना अविश्वसनीय आत्मा जानवर है, केवल स्तर 10, फिर भी एक सांस में 3 बैलों में बदलने में सक्षम। क्या उसका आत्मिक पशु उसे हरा सकता है? ये यून को कोई भरोसा नहीं था, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया। वह जीत नहीं सका। हालांकि हलवाही जानवर अब कमजोर अवस्था में था, ये संभवतः एक बार फिर 3 बैलों में बदलने की क्रिया नहीं कर सकता था। इसे सौंप दो या मार खाओ। ये यून ने लिन चेन को घूर कर देखा। लिन चेन ने अभी तक कुछ नहीं कहा था जब ये यून ने जारी रखा, भले ही आप इसे सौंप दें, मुझे पहले आपके आत्मिक जानवरों को निष्क्रिय करना होगा, अन्यथा मैं ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि आप बदला नहीं लेंगे। निंग जिमो उसे जानता था और उसने कहा, क्या तुम इतने डरे हुए हो, ये यून? ये यून ने निंग जिमो को जवाब देते हुए व्यंग्य किया, समय को टालने की कोशिश मत करो, तुम भी बाकियों की तरह हो। तुमने निंग तियान से आगे निकलने की कसम खाई थी और मॉन्स्टर हंटर गिल्ड में शामिल हो गए थे, लेकिन तुम पीछे छूट गए। तुम उसे हरा भी नहीं सकते, तो निंग तियान को पकड़ने के लिए तुम क्या इस्तेमाल करोगे? निंग तियान का नाम सुनकर निंग जिमो का व्यवहार फिर से ठंडा हो गया। ठीक है, चलो इसे खत्म करते हैं। ये यून अब और इंतजार नहीं कर सका, उसने हाथ हिलाया क्योंकि उसके पीछे आत्मा जानवर धीरे धीरे जियाओबाई के पास आ रहा था। रक्त शिकारी जानवर स्तर 11। ब्लड हंटर बीस्ट एक गुण रहित स्पिरिट बीस्ट है जो रक्त ऊर्जा के माध्यम से अपने युद्ध कौशल को बढ़ाता है। इसे कुलीन लड़ाकू पालतू जानवरों में स्थान दिया गया है, जिसमें कौशल है। रक्त ऊर्जा वृद्धि अपनी स्वयं की रक्त ऊर्जा से युद्ध क्षमता को अत्यधिक बढ़ाता है, हालांकि प्रभाव थोड़े समय तक ही रहता है। रक्त विस्फोट आगे की ओर झपट्टा, भारी क्षति पहुंचाना। अगर तुम विरोध नहीं करोगी तो मैं नरमी बरत सकता हूं। ये यू का लक्ष्य स्पष्ट था, सबसे पहले जियाओबाई को अशक्त करना। रक्त शिकारी जानवर ने जियाओबाई की पूरी तरह से उपेक्षा की, उसकी आंखें शरारत से भरी थीं। जियाओबाई ने आंखें सिकोड़ी और खड़ी हो गई। क्या मेरा हलवाही जानवर वध करने लायक है? तभी लिन चेन ने अंततः कहा, तुमसे निपटने के लिए मुझे एक सांस में 3 बैलों में बदलने की जरूरत नहीं है। प्रथम स्थान का गौरव केवल आंतरिक प्रांगण में ही है। आवाज धीमी हुई और सब लोग एक पल के लिए रुक गए। फिर ये यू जोर से हंसा और बोला, क्या तुम जानते हो कि मैं ये यू कौन हूं? मैं इन कोर्टयार्ड के 100 स्टॉर्स चार्ट में नंबर 1 पर हूं। रुकना, ये लिन चेन नहीं था जिसने जादू टोने में बाधा डाली, बल्कि कई युवांजी था। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। सभी लोगों में से उसे क्यों उकसाया जाए? लिन चेन को क्यों उकसाया? लिन चेन पहले ही बोल चुका था। उसके चरित्र को देखते हुए उसके मन में जरूर कोई विचार रहा होगा। तो बस जितना चाहो दिखावा करो। ये यून ने कई युवांजी को अमित्र भाव से देखा, ये सोचकर कि वह सबक सीखने वाला दूसरा व्यक्ति होगा। ये यू की निगाहों के नीचे कई युवांजी ने धीरे से और जानबूझकर कहा, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप कौन हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज के बाद आप उसका नाम याद रखेंगे। ... हास्यास्पद। ये यून ने मान लिया कि वे समय की बर्बादी कर रहे हैं और मन ही मन सोच रहा था कि बाद में उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए। इस बीच हलवाही जानवर और रक्त शिकारी जानवर पहले से ही वहां मौजूद थे। रक्त शिकारी जानवर ने शुरू में कोई मौका नहीं दिया, सीधे अपनी रक्त ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। गर्जन। उसका पूरा शरीर चटक लाल रंग का था, यहां तक कि उसकी पुतलियां भी लाल थीं। जैसे ही वह आकाश की ओर गरजा, उसके चारों पंजे ब्लेड में बदल गए। इसकी आभा भयंकर थी, लेकिन जियाओबाई बिल्कुल भी नहीं डरी। पूरे रास्ते में इसने परिश्रम और समर्पण के साथ अनगिनत भयंकर आत्मिक जानवरों का सामना किया था। अब यद्यपि वह अत्यंत कमजोर था, फिर भी वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। क्या ये छोटा सा रक्त शिकारी जानवर नियू की शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत भी करता है? जियाओबाई ने मन से लिन चेन की चाल पहले ही सुन ली थी। वह तुरंत आगे बढ़ी और पूरी ताकत से हमला कर दिया। अभी अभी मिले 1 मिनट ने जियाओबाई को थोड़ा आराम दिया था। 10वें स्तर तक पहुंचने के साथ 3 बैलों का सामंजस्य कौशल पूरा करने के बाद वह इतनी कमजोर नहीं थी। लेकिन इसका केवल एक ही मौका था, और वह था संयुक्त कौशल।
इस पूरी लड़ाई के दौरान इसने अभी तक किसी संयुक्त कौशल का उपयोग नहीं किया था। यदि प्रतिद्वंद्वी लापरवाह हो, इस तरह के विचारों के साथ ज़ियाओबाई जमीन पर पंजे मारता रहा, धूल का एक बादल उठाता रहा और धनुष से निकले तीर की तरह आगे बढ़ा। रक्त शिकारी जानवर ने चमकते हुए बैल के सिर को देखा और उसे अभी अभी की तीनों बैलों की संगति याद आ गई। जाहिर है वह थोड़ा डरा हुआ था। हालांकि ये तय किया गया कि ऐसा दूसरी बार नहीं होने दिया जाएगा। ये सोचते ही रक्त शिकारी जानवर ने अपना दूसरा कौशल सक्रिय कर दिया। खून फट गया। वह अचानक आगे की ओर झपटा, प्रतिक्रिया स्वरूप हवा कांप उठी। गति के संदर्भ में ब्लड हंटर बीस्ट जीत रहा था। निंग जिमो और कई युवांजी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उन्हें अंदाजा हो गया कि ज़ियाओबाई क्या करने वाली है। जैसे ही दोनों जानवरों के बीच की दूरी कम हुई, ज़ियाओबाई ने अचानक तेजी से ब्रेक लगा दिया। फिर अचानक अपने अगले खुरों को ऊपर उठा लिया। रक्त शिकारी जानवर ने सोचा कि उसका प्रतिद्वंद्वी डर गया है और वह और भी अधिक प्रसन्न हो गया। उसने अपने रक्त विस्फोट को उस स्थान पर निशाना बनाया जहां ज़ियाओबाई था और जोर से नीचे गिरा दिया। किसने सोचा होगा कि इस क्षण धरती हिल गई और एक झटका सा महसूस हुआ। रक्त शिकारी जानवर स्तब्ध हो गया। वो बचना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कोई बात नहीं, सीधे सामना करो, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये यून को उम्मीद नहीं थी कि ज़ियाओबाई अपनी रणनीति बदल देगी और उसने जल्दी से याद दिलाया। रक्त शिकारी जानवर ने तुरंत इसका पालन किया, लेकिन फिर उसने एक भयानक दृश्य देखा। शॉकवेव के बल को पकड़ते हुए ज़ियाओबाई दौड़ती रही। संयुक्त कौशल। ये यून और अन्य लोगों को अंततः स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे बस इतना देख पा रहे थे कि हल चलाने वाला जानवर एक अवशिष्ट छाया लिए अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है और सिर ढकने वाले ब्लड हंटर जानवर से जोर से टकरा रहा है। बूम! रक्त शिकारी जानवर जमीन पर गिर पड़ा। उसके पेट से बड़ी मात्रा में खून बहने लगा। खून के छींटे ज़ियाओबाई के सिर पर पड़े, लेकिन इस बार उसने उसे तुरंत नहीं पहुंचा, बल्कि वह आसमान की ओर दहाड़ते हुए दूर खड़े ये यूं के साथियों के स्पिरिट बीस्ट्स की ओर अपनी डरावनी निगाहें घुमाईं। यह एक प्रकार से शासक की धमकी थी। गल्प! सन्नाटे में सभी के निगलने की आवाज अभी भी सुनी जा सकती थी। सबने गहरी सांस ली। कैसी भयानक युद्ध शक्ति! एक चाल। 100 सितारा चार्ट पर नंबर 1 स्पिरिट बीस्ट को नीचे लाने के लिए सिर्फ एक कदम। मॉन्स्टर हंटर गिल्ड ने यहाँ किस तरह के राक्षस की भर्ती की है? लिन चेन ने सहजता से ये यूं से कहा, हड्डियां सौंप दो। हाँ हाँ हाँ, कई युवांजी भी हंसते हुए होश में आया। पता चला कि आराम करना बहुत आनंददायक है। ये यून ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि यह लड़ाई जारी रख सकता है। तात्पर्य यह था कि उसके पास अभी भी 2 टीम साथी थे। लिन चेन ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन कहा, मेरे भी टीम के साथी हैं। उन्हें रोकना कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट टिक नहीं सकता। ये सुनकर ये यून का दिल बैठ गया। मूलतः बिना प्रयास के लाभ प्राप्त करने का इरादा रखते हुए क्या उसे अंततः अतिरिक्त लागत चुकानी पड़ सकती है? ये यूं स्वाभाविक रूप से बेहद अनिच्छुक था, लेकिन वह ये भी जानता था कि लिन चेन की बातें सच थीं। उसके नाखून उसके शरीर में गहरे धंस गए, लेकिन वह केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सका और बोला, इसे उसे दें, कप्तान, दें। ये यून की आंखें लाल थीं। बचपन से लेकर अब तक उसे ऐसी शिकायतें कब झेलनी पड़ी थीं। पास ही खड़ा उसका साथी उसे सौंपने के लिए तैयार था और कई युवांजी ने उसे लेने के लिए होंठ चाटे। अचानक दूर से एक पत्थर हवा में तेजी से आया, जिससे कई युवांजी डरकर बंदर की तरह पीछे हट गया। क्या ये कभी खत्म होगा? लिन चेन ने आह भरी। घोंसलेदार गुड़िया है ना, एक से निपटो तो दूसरा सामने आ जाता है। इसी समय 3 लोग धीरे धीरे दूर से आए, जिनका नेतृत्व एक युवक कर रहा था और चलते हुए बोला, यदि आप इसे उसे दे देते हैं तो इस बार पहला स्थान आंतरिक प्रांगण का नहीं होगा। सभी ने आगे देखा। लिन चेन ने भी एक परिचित चेहरा देखा, यंग मास्टर ली ज़ाइकिंग। लेकिन यह वह नहीं बोल रहा था, बल्कि सफेद कपड़े पहने एक अन्य युवक बोल रहा था। 5वीं टीम, ओयांग जी। यह लड़ाई इतनी लंबी चली और इतनी भयंकर थी कि वे वहां से चले गए। ली ज़ाइकिंग और उनके आयरन पाम बियर ने लिन चेन को मिलीजुली भावनाओं से देखा। शुरू में सोचा था कि कोशिश करने से वे लिन चेन और ज़ियाओबाई के स्तर तक पहुंच जाएंगे। किसने सोचा होगा? वह बहुत पहले ही इतना असामान्य हो चुका था कि उसमें संभलने की ताकत ही नहीं बची थी। ओयांग जी पास आए, ये यू को देखा और कहा, यह पहला स्थान तुम्हारा हो सकता है।
वह चेन ताओ की ओर मुड़ा और बोला, या ये तुम्हारा भी हो सकता है। अंत में वह लिन चेन की ओर मुड़ा और बोला, लेकिन यह निश्चित रूप से उसका नहीं हो सकता। प्रथम स्थान का गौरव केवल आंतरिक प्रांगण में ही रह सकता है। डॉट 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 दिखावा बंद करो, हम पर हमला करने की हिम्मत रखो, कई युवांजी ने गुस्से से कहा। ये कैसे लोग थे जो सिर्फ दिखावा करने के लिए आगे आ रहे थे? ओयांग जी ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए ये यू की ओर देखते हुए कहा, मैंने अभी सुना है हम भी उन्हें हरा नहीं पाएंगे। एक बार उनका हल सींग वाला जानवर बहाल हो जाने के बाद हम में से कोई भी उसे नहीं हरा पाएगा। लेकिन आपके पास अभी भी दो लड़ाकू शक्तियां हैं, हम गठबंधन बना सकते हैं। इससे सभी लोग कुछ देर के लिए अचंभित रह गए। गठबंधन? मूल्यांकन के नियम हमेशा से यही रहे हैं, कोई गठबंधन नहीं। क्योंकि पहले सत्र में कुछ ऐसा हुआ कि शीर्ष 3 छात्रों ने टीम बना ली, जिससे अन्य छात्रों को खेल का कोई अनुभव नहीं मिला। इसलिए यह नियम स्थापित किया गया कि टीमें गठबंधन नहीं बना सकती। ये यू और अन्य लोगों को चुप देखकर ओयांग जी ने कहा, हम यहाँ केवल 9 लोग हैं, जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक कोई समस्या नहीं होगी। क्या तुम उन्हें मारने जा रहे हो? चेन ताओ ने पूछा। बिल्कुल नहीं, ओयांग जी ने कहा, इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, भले ही वे हम पर आरोप लगाने के लिए आगे आएं। जब तक हमारी गवाही सुसंगत है, मुझे विश्वास है कि वे हम पर अधिक भरोसा करेंगे। ये यून और अन्य लोग हिचकिचाए, जबकि कई युवांजी ने शाप देना शुरू कर दिया। कितना धूर्त, छोटा बदमाश, कैसा रहेगा? ओयांग जी ने उनकी ओर देखा। ये यून ने एक पल सोचा और कहा, मैं चुप रह सकता हूं। अन्य दो ने भी सिर हिलाया। हालांकि यह कुछ हद तक बेशर्मी थी, ओयांग जी सही थे। अगर इस बार 100 टॉस चार्ट पर पहला स्थान इन कोर्टयार्ड से नहीं होता, तो ये समूह इतिहास में दर्ज हो जाता। मैं भी नहीं बताऊंगा, चेन ताओ ने अंततः निर्णय लिया। उसके विचार भी ये युद्ध जैसे ही थे। उनके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी, इसलिए वे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे झूठी गवाही देने को तैयार थे। अच्छा, प्राप्त हड्डियां हमारी 3 टीमों के बीच समान रूप से विभाजित की जाएंगी। ओयांग जी मुस्कुराए, ये यू की टीम के सदस्यों को आगे आने का इशारा किया, फिर लिन चेन से कहा, 5 बनाम 2, क्या आपको लगता है कि वे 2 टिक पाएंगे? लिन चेन ने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि इस बार यह असंभव था। 2 मुट्ठियां 4 हाथों के सामने टिक नहीं सकती। यदि जियाओबाई शीर्ष स्थिति में होती तो निश्चित रूप से वह उनसे डरती नहीं। घृणित घृणित घृणित, कई युवांजी ने शाप दिया। जैसा कि अपेक्षित था, एक ही अकादमी के चूहों का एक झुंड। वह हड्डियां निकालकर उन्हें सौंपने की तैयारी कर रहा था कि तभी एक स्तब्ध आवाज सुनाई दी। मैं सहमत नहीं हूं, सबने देखा, और जो बोल रहा था वह कोई और नहीं बल्कि ली ज़ाइकिंग था, जो पीछे चल रहा था। ओयांग जी ने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर उन्हें सिरदर्द महसूस हुआ। इस जिद्दी बच्चे के बारे में तो मैं लगभग भूल ही गया था। ली ज़ाइकिंग को अकादमी में जिद्दी होने के लिए जाना जाता था क्योंकि वह शायद ही कभी दूसरों के साथ बातचीत करते थे और केवल गहन प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते थे। लिन चेन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने ली ज़ाइकिंग से बातचीत की थी और जानता था कि वह किस तरह का इंसान है। अगर हमारी 5वीं टीम उन पर हमला करती है और हम हार जाते हैं, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, लेकिन अगर आप एकजुट होने की योजना बनाते हैं, ली ज़ाइकिंग ने कहा, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। बोलने के बाद वह स्वेच्छा से आगे बढ़ा। लिन चेन ने उसकी ओर एक नज़र डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनके बीच बहुत अधिक संबंध नहीं थे, लेकिन वे दोनों सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, ओयांग जी गुस्से से उछलते हुए चिल्लाया। 4 बनाम 2, जीत आसान होगी। ओयांग जी शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन किसने सोचा था कि ली ज़ाइकिंग लिन चेन के पक्ष में खड़े होने के लिए आगे आएंगे। लौहतार भालू और हलवाहे जानवर ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। वे पहले भी मिल चुके थे और एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके थे, लेकिन अब वे एक दूसरे के सहयोगी थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ली ज़ाइकिंग, आप सिर्फ 20वें स्थान पर हैं। क्या आपको सच में लगता है कि आप इतने अच्छे हैं? ओयांग जी ने आग्रह किया, जल्दी करो, एक और जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके स्पिरिट बीस्ट को ठीक होने मत देना। डॉट 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 ब्लैक माउंटेन सिटी चिकित्सा क्लिनिक। थप थप थप, पत्थर के रास्ते पर खून का एक लंबा निशान फैला हुआ था। जैसे ही हुआंग शियाओटियन एक पागल की तरह दौड़ा, उसने वू लेई को उठाया, जो खून से लथपथ व्यक्ति की तरह दिख रहा था, और चिल्लाया, उसे बचाओ, कृपया उसे बचाओ।
आसपास के चिकित्सा कर्मचारी तुरंत वू लेई को ले जाने में मदद करने के लिए आगे आए, लेकिन सभी हौंफने लगे। उसके दिल में एक लंबी दरार दौड़ गई। जानवरों को वश में करने वाली दुनिया में उपचार के लिए विशेष आत्मिक जानवर मौजूद थे, लेकिन कुछ घातक चोटें लाइलाज थीं। वू लेई को जल्दी से अंदर धकेल दिया गया। हुआंग शियातन का पूरा शरीर कांप रहा था, लगातार खून बह रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसका खून है या वू लेई का। उसके माथे पर एक बड़ा निशान भी था। चिकित्सा कर्मचारी उसे पट्टी बांधने के लिए आगे आना चाहते थे, लेकिन उसका कोई जवाब देने का इरादा नहीं था। वह केवल दोहराता रहा, उसे बचाओ, उसे बचाओ। उनकी स्थिति का कारण ये था कि ब्लैक माउंटेन सिटी पर घात लगाकर हमला किया गया था, और वे इसके लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार मानते थे। वह वही था जिसने दानव जानवर के गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार ढूंढा था। इस प्रकार ब्लैक माउंटेन सिटी के मॉन्स्टर हंटर्स वहां हमला करने के लिए जुट गए। किसने सोचा होगा कि यह उनके लिए एक जाल था। इस बार हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ब्लैक माउंटेन सिटी की टीम की तो बात ही छोड़िए, ज्योक्सिंग सिटी की पूरी 10वीं टीम का सफाया हो गया, और उनकी 13वीं टीम में नए शामिल हुए साथी को एक दानव जानवर ने खा लिया। वो लेई गंभीर रूप से घायल हो गया, और जिया यू के स्पिरिट बीस्ट ने उन्हें बचाने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी। लेकिन जिया यू भी कोमा में चली गई। जहां तक वू लेई का प्रश्न है, उसने पहले ही काला खून थूकना शुरू कर दिया था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, वह ठीक हो जाएगा, वह ठीक हो जाएगा। हुआंग शियातन की आंखें लाल थीं, उसका सामान्य आत्मविश्वास खत्म हो गया था। वह अपनी उंगलियों को कसकर भींच रहा था, शांत होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता था? जब से वह 13वीं टीम में शामिल हुआ था, वू लेई उसकी देखभाल कर रहा था। उनके लिए वू लेई सिर्फ उनके कप्तान से अधिक थे, बल्कि परिवार की तरह थे। प्रतीक्षा का समय 1 घंटे तक चला और अंततः आपातकालीन कक्ष का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए और हुआंग शियाओटियन तुरंत खड़े हो गए और पूछा, क्या सर्जरी हो गई है? डॉक्टर ने गर्भवती हुआंग शियाओटियन को देखा, आह भरी, और उसकी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। मेरे आत्मिक पशु ने उसे सांस दी। यदि तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कहो। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। थंप! हुआंग शियाओटियन के पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उनके बगल में खड़े मेडिकल स्टाफ ने कहा, जाकर उन्हें देख लीजिए, वे ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेंगे। तभी हुआंग शियाओटियन लड़खड़ाते हुए उठा, अपने चेहरे से खून पोंछते हुए ऐसा अभिनय करने की कोशिश कर रहा था जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। लेकिन जब वह उस दरवाजे में दाखिल हुआ तो वह फूट फूट कर रोने से खुद को नहीं रोक सका। अस्पताल के बिस्तर पर वू लेई शांति से लेटी हुई थी, उसे पहले से ही परिणाम का पता था। जब हुआंग शियाओटियन अंदर आया तो उसने अपनी पीठ मोड़ ली, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। क्या तुमने हमेशा नहीं कहा था कि तुम कप्तान बनना चाहते हो? वो लेई का चेहरा कागज से भी ज्यादा सफेद हो गया था। अब तुम्हारी बारी है। आखिर कौन कप्तान बनना चाहता है? हुआंग शियाओटियन जोर से चिल्लाया। वो लेई ने उसे अनदेखा किया और कहा, जब से मैं मॉन्स्टर हंटर बना हूं, मुझे पता था कि मेरा अंत ऐसा ही होगा। अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। हुआंग शियातन ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तथाकथित न्याय के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को तो ये करना ही होगा, वह मैं क्यों नहीं हो सकता? वो लेई की आवाज शांत रही, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया। हुआंग शियाओटियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अब और नहीं देख सका। वो लेई एक अच्छा आदमी था, जो हमेशा सभी के प्रति क्षमाशील रवैया दिखाता था। दुर्भाग्यवश अच्छे लोगों को अक्सर अल्पायु जीवन मिलता है। क्या आप बाहर निकलना चाहते हैं? मैं करता हूं। तो फिर छोड़ो। नहीं। हुआंग शियाओटियन ने अपने होंठ जोर से काटे और कहा, मैं पहले उन्हें नीचे ले जाना चाहता हूं। वो लेई ने चुपचाप उसकी ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। दोनों व्यक्ति चुपचाप बैठे रहे, कभी कभी एक वाक्य बोलते रहे, लेकिन वो लेई की सांस कमजोर होती गई। जब तक ली जेन दौड़कर वहां पहुंचे, ये दृश्य देखकर उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। बूढ़े कप्तान, आप यहां हैं। मुझे जाना है। मैंने सुना है कि आहवेन और अन्य लोग मुझे बुला रहे हैं। ली जेन ने वू लेई की धीरे धीरे बंद होती आंखों को देखा और अश्रुपूर्ण स्वर में कहा। वू लेई 25 साल की उम्र में मॉन्स्टर हंटर गिल्ड में शामिल हो गए, अब 13वीं टीम के कप्तान हैं। उन्होंने कुल 1643 राक्षस जानवरों को नष्ट कर दिया है, 80 जानवरों की लहरों को पीछे हटा दिया है। ... कोई भी कुछ नहीं बोला, लेकिन महान युद्ध शुरू हो चुका था।
4 बनाम 3 निंग जिमो और कई युवानजी के स्पिरिट बीस्ट्स पहले से ही काफी थके हुए हैं। लिन चेन ने उनसे कहा, अगर आप रुक नहीं सकते तो मुझे बताइए। तीनों ने सिर हिलाया और कई युवानजी, जो अब मजाक नहीं कर रहे थे, ने दूर से जियाओबाई से कहा, जियाओबाई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लिन चेन ने जियाओबाई को भी जल्दी से आराम करने को कहा। सिर्फ 30 सेकंड में ही हाथापाई काफी भीषण हो गई थी। छाया बाग सबसे पहले जमीन पर गिरा, उसके दाहिने पैर से खून बह रहा था, लेकिन वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और फिर से हाथापाई में शामिल हो गया। आयरन पाम भी अभी ज्यादा बेहतर नहीं था। स्पिरिट बीस्ट्स के इस समूह में इसकी युद्ध शक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं थी। एकमात्र ऐसा प्राणी जिसके पास मजबूत युद्ध शक्ति थी वह था हिम सिंह। 1v1 में स्नोलान की युद्ध शक्ति उनमें से किसी से कम नहीं थी, लेकिन उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। चारों आत्मिक जानवर लगभग पूरी तरह से उस पर केंद्रित थे। लगभग 1 मिनट तक लड़ाई चलती रही। अंततः शैडो टाइगर टिक नहीं सका और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। छाया बाग को गिरते देख एक आत्मा जानवर ने तुरंत जियाओबाई पर हमला कर दिया। उसने जियाओबाई पर हमला किया और जियाओबाई की स्थिति को तोड़ने के लिए अपने पंजे बढ़ा दिए। संकट को आते देख जियाओबाई उसका सामना करने के लिए उठने ही वाली थी कि तभी एक मोटा व्यक्ति जियाओबाई के सामने प्रकट हुआ। यह आयरन पाम भालू था। वह जियाओबाई पर निशाना साधे हुए आत्मा जानवर के पंजों को रोकने के लिए बेताब होकर दौड़ा। अपने मोटे पेट की त्वचा के बावजूद वह बहुत अधिक खून बहाकर जमीन पर गिर पड़ा। उस समय आयरन पाम भालू का पीछा करने वाला आत्मा जानवर भी आ गया और दोनों जानवरों ने जियाओबाई को घूर कर देखा। इस बार उन्हें कोई नहीं रोक सका। शैडो टाइगर और आयरन पाम भालू को बेहोश देखकर जियाओबाई अचानक गुस्से से आकाश की ओर दहाड़ने लगी। हर कोई चौंक गया और फिर ओयांग लिन और अन्य लोग अविश्वसनीय रूप से घबरा गए। ये टूट गया। इस महत्वपूर्ण क्षण में जियाओबाई का स्तर 10 से 11 हो गया। लिन चेन बहुत खुश था। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर थी और लंबी लड़ाई के साथ जियाओबाई ने थोड़े समय में ही जीत हासिल कर ली। बीस्ट टैमिंग ट्रेजर मैनुअल में कहा गया था कि युद्ध में आगे बढ़ने में सक्षम स्पिरिट बीस्ट्स में आमतौर पर उच्च लड़ाकू प्रतिभा होती है। अब ऐसा लग रहा था कि जियाओबाई की लड़ाकू प्रतिभा वास्तव में उच्च थी। जियाओबाई खड़ी हो गई, जिससे पास खड़े 2 आत्मिक जानवर डर गए। जियाओबाई आगे बढ़ा, उसका क्रोध साफ दिखाई दे रहा था और उसके सींग तुरंत सफेद हो गए। आप आत्मा जानवर केवल तभी हमला करने की हिम्मत करते हैं जब जियाओबाई कमजोर होती है। इस बार नियू नियू सचमुच गुस्से में है। अध्याय 60, हमने उसके सपने में खलल डाला। 11 तक के स्तर पर जियाओबाई की हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकी, लेकिन वह काफी हद तक ठीक हो गई। इस समय चारों आत्मिक प्राणियों को संकट का आभास हुआ। ओयांग जी ने निर्णायक कदम उठाया और अपने आत्मिक प्राणी को हिम सिंह से आमने सामने लड़ने का निर्देश दिया। आखिरकार वे लगभग थक चुके थे और एक पल के लिए हिम सिंह को उसे दबाना मुश्किल हो गया। एक अतिरिक्त आत्मा जानवर को देखकर जियाओबाई डर नहीं गया। उसने अपने 4 खुरों से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। इसे रोक, ओयांग जी चिल्लाया। तीनों छात्रों ने जल्दी से अपने आत्मिक जानवरों को आदेश जारी किए, लेकिन उनकी गति की तुलना जियाओबाई से कैसे की जा सकती है। उनके कानों में केवल बैल की गरजने की आवाज गूंज रही थी, जिसके बाद जियाओबाई अपनी त्वरित अवस्था में प्रवेश कर रही थी। प्रथम अवशिष्ट छाया, दूसरा अवशिष्ट छाया, 3 बैल 1 प्रभुत्व पुनः प्रकट। ये दृश्य देखकर तीनों आत्मिक जानवर कांप रहे थे और उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। केवल जब 3 अवशिष्ट छायाएं प्रकट हुईं तो वे उन्हें कैसे रोक सकते थे। तीनों आत्मिक प्राणी पीछे की ओर उड़ गए, जमीन पर गिर पड़े, उनकी दृष्टि धुंधली हो गई, सभी बेहोश हो गए। जमीन पर उतरने के बाद जियाओबाई वहीं खड़ी रही, उसके पैर कमजोर पड़ गए और आखिरकार वह टिक नहीं पाए। सबकी डरावनी निगाहों के सामने वह बेहोश हो गई। ... चिपचिपा पदार्थ। ये देखकर छोटी लोमड़ी तुरंत दौड़कर आए। लिन चेन भी जांच करने के लिए दौड़ा, उसे तुरंत राहत महसूस हुई। इस बार तो वह बहुत थका हुआ था, जिसके कारण बेहोशी आ गई। आखिरकार ये लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही थी। अखाड़े में 3 आत्मा जानवरों के गिर जाने के बाद केवल एक ही बचा। स्नोलान ने देखा कि जियाओबाई जीत गई है और अंततः उसने लड़ाई में अपनी ताकत झोंक दी। यह 1 बनाम 2 का प्रबंधन नहीं कर सकता, लेकिन 1 बनाम 1 हिम सिंह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आखिरकार हर आत्मा जानवर जियाओबाई की तरह विचित्र नहीं था। जब स्नोलान ने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से दबा दिया तो ओयांग जी घबरा गए और चेन ताओ से कहा,
जल्दी करो, अपनी चाल चलो, उसका आत्मा जानवर बेहोश है। चेन ताओ चुप रहा। उनके आत्मिक जानवरों में वास्तव में बहुत कम युद्ध शक्ति बची थी, लेकिन फिर भी कोई मुश्किल से ही मैदान में उतर सकता था। हालांकि उन्होंने मना कर दिया। चेन ताओ, तुम्हारा क्या मतलब है? चेन ताओ ने कहा, आज हम पहले ही खुद को काफी शर्मिंदा कर चुके हैं। चेन ताओ अच्छी तरह से जानता था कि अगर वे पूरी ताकत से प्रयास करेंगे तो वे लिन चेन और उसकी टीम को हरा सकते हैं, लेकिन इससे उनके दिलों में हमेशा के लिए एक अपूरणीय आघात रह जाएगा। मुख्यतः क्योंकि लिन चेन बहुत शक्तिशाली था। वह इस स्थान के हकदार थे, यहां तक कि 100 टॉस चार्ट पर प्रथम स्थान के भी। यहां दे दो। कई युवानजी गुस्से में ओयांग जी के पास पहुंचे। ओयांग जी के पास केवल 5 ही बचे थे, फिर भी कई युवानजी ने उनका उपहास किया। इतने कम, वास्तव में दयनीय। ओयांग जी ने कुछ नहीं कहा, पूरी तरह चुप हो गईं। वे खो गए। उनकी पहली, दूसरी और 5वीं टीमें इस बाहरी टीम से हार गईं। ये यून सबसे पहले अपनी टीम को ले जाने वाला था। उसने लिन चेन और बाकियों की तरफ देखा, कुछ नहीं कहा और सीधे चला गया। ओयांग जी ने वैसा ही किया। हालांकि जब चेन ताओ उठे तो वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अंततः उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। ये मामले एक बार हो गए तो फिर खत्म हो गए, वास्तव में शर्मनाक है। उन्हें जाते देख सभी ने राहत की सांस ली और आयरन पाम बियर और शैडो टाइगर की चोटों की जांच करने के लिए ऊपर गए। यह पाया कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई थी और राहत की सांस ली। लिन चेन ने ली जाइकिंग की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। ये कुछ भी नहीं है। मैं बस यह नहीं चाहता कि मेरे बाद के वर्ष मनोवैज्ञानिक छायाओं से ग्रस्त रहें जो मुझे मजबूत बनने से रोकेंगे। ली जाइकिंग ने अपना सिर हिलाया। वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। वह टीम के साथ नहीं गया क्योंकि वह जानता था कि अब वह उस टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ली जाइकिंग ने केवल वही किया जो उन्हें सही लगता था। बातचीत के बीच में एक अजीब सी आवाज आए, मेरा भाई और भाई सू यू लापता है, क्या आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? ... लगभग भूल गया था। लिन चेन और अन्य लोगों को अंततः एहसास हुआ कि अभी भी एक नाराज आत्मा उनका पीछा कर रही थी। कई युवानजी बहुत खुश थे और उन्होंने कहा, बहन किन, क्या आपके भाई और भाई सू आगे नहीं है? छोड़ो भी, तुम वैसे भी नहीं समझते। लेकिन किसने सोचा होगा कि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, किन शाओसाओ सीधे आगे चलने लगा। इस समय उन चारों को अपने सिर में झुंझुनी महसूस हुई। क्या क्रोधी आत्मा में वास्तव में बुद्धि हो सकती है? यदि ऐसा है तो ये सचमुच भूत बन गया। किन शाओसाओ कदम दर कदम किन्हाओ और सू यू की ओर बढ़े, लेकिन दोनों अभी भी चिल्ला रहे थे, राक्षस जानवरों, झोंगनान शहर से बाहर निकल जाओ। भाई सू यू। ये दृश्य देखकर कई युवानजी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब उन्हें मारना भी नहीं चाहता। निंग जिमो ने एक निर्दयी हत्यारे की तरह हिम सिंह को कार्रवाई के लिए तैयार होने का संकेत दिया। इस बार उनका मिशन मूलतः उनके अवशेषों को उचित अंतिम संस्कार के लिए वापस लाना था। 5 मिनट इंतजार करने के बाद निंग जिमो ने आखिरकार सिर हिलाया, लेकिन किसने सोचा होगा कि लिन चेन ने उन्हें रोक दिया होगा। भाई लिन, क्या आप भी भावुक हो गए? कई युवानजी को संतुष्टि महसूस हुई, ये सोचकर कि लिन चेन कम से कम मानवीय तो था। लिन चेन ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने छोटी लोमड़ी को अपने कंधे पर रखा, दूरी में किन शाओसाओ को देखा और अंत में कई युवानजी से कहा, सभी हड्डियां लाओ। अब लूट का हिसाब किताब कर रहे हो। कई युवानजी के शब्द अच्छे नहीं थे। लिन चेन ने फिर भी कुछ नहीं कहा, सभी हड्डियों को इकट्ठा किया और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने कहा, चलो चले। हर कोई हैरान था। कई युवानजी और भी चिंतित हो गया और बोला, भाई लिन, यह क्या है? हम भावुक हो गए हैं। लेकिन लिन चेन ने किन शाओसाओ पर अपनी नजरें गड़ा दी। उनकी आंखों में सावधानी और सहानुभूति दिख रही थी। उन्होंने कहा, हमने उसके सपने में खलल डाल दिया है। भीड़ और भी अधिक हैरान हो गई, केवल निंग जिमो ही विचारशील लग रहा था। इसका क्या मतलब है? कई युवानजी बिल्कुल भी समझ नहीं सका। लेकिन किन शाओसाओ ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें अब पहले की तरह खाली नहीं थीं, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिख रही थीं। उसने अपना मुंह खोला और पूछा, तुम्हें ये कब पता चला? कई युवानजी और तीनों चौंक गए। छोटी लोमड़ी इतनी घबरा गई थी कि वह लिन चेन के सिर के ऊपर से चिपक गई। भाई लिन, क्या आपने नहीं कहा था कि इस दुनिया में कोई भूत नहीं है? लिन चेन ने कोई उत्तर नहीं दिया था, लेकिन किन शाओसाओ के विचार उस युद्धग्रस्त युग में वापस चले गए थे। उस वर्ष ज्यूक्सिंग शहर को अभी भी झोंगनान शहर कहा जाता था।
उस वर्ष वे अपनी युवावस्था के चरम पर थे। उद्धरण चिन्ह। वे सब चले गए हैं, हमें भी चले जाना चाहिए। उसके भाई किन हाओ ने अपने सामने सु यू को देखा और ऐसा कहा। सु यू शहर की दीवार पर खड़ा रहा और काफी देर तक कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि वे झोंगनान शहर पर कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन शहर के आम लोगों को देखकर उसे बेचैनी महसूस हुई। इस युग में साधारण लोग और पशु स्वामी समान रूप से मिश्रित थे। अगर वे चले गए तो ये साधारण लोग संभवतः जीवित नहीं रह पाएंगे। मुझे लगता है हम कोशिश कर सकते हैं, सु यू बोला। क्या प्रयास करें? हम एक भी दानव जानवर कमांडर को नहीं हरा सकते। जब तक हम डटे रहेंगे, सुदृढ़ीकरण ज्यादा दूर नहीं है। हम मर जाएंगे। सु यू ने बहुत देर तक विचार किया। उसने किसी को मनाया नहीं, न ही उसके पास कोई उत्साहवर्धक शब्द थे। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तैयार हूं। किन शाओसाओ ने सोचा, यही वह समय था जब वह इस युवक के प्यार में पड़ गई थी। वह हमेशा इतना साफ रहता था जैसे तालाब में कमल। किन हाओ ने खुद को तो मना लिया, लेकिन उसने किन शाओसाओ को भी जाने के लिए मना लिया। किसने सोचा होगा कि किन शाओसाओ का रुख और भी ज्यादा दृढ़ होगा। भाई, मैं भी बीस्टमास्टर बन गया हूं। मैं लड़ने में सक्षम हूं। उन्होंने युवा वाहिनी का गठन किया और पश्चिम की ओर चल पड़े। उसने एक के बाद एक साथियों को गिरते देखा और देखा कि वे सभी यह संदेश चिल्ला रहे थे। राक्षस जानवरों, झोंगनान शहर से बाहर निकल जाओ। राक्षस जानवर, हमारे घर से निकल जाओ। किन शाओसाओ पहली बार युद्ध की क्रूरता का अनुभव करते हुए बेकाबू होकर रोया। किन हाओ ने उसकी रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। सु यू की भी अग्रिम मोर्चे पर मृत्यु हो गई। अंत में किन शाओसाओ भी खून के बीच गिर गया। लेकिन किसी ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इस युवा नौसिखिए बीस्टमास्टर के पास जानवरों को काबू करने की एक शक्तिशाली प्रतिभा है। आत्मा भक्षण, वह आध्यात्मिक प्रणाली की एक महान प्रतिभा थी जिसे दिव्य आत्मा शरीर भी कहा जाता था। उन उत्तर ताइचू वर्षों में साधना संविधान अभी भी अस्तित्व में था। अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने युद्ध के मैदान में मौजूद शवों से बची हुई आध्यात्मिक शक्ति को लगातार अवशोषित किया और धीरे धीरे अपनी चेतना पुनः प्राप्त करने लगी। उसका शरीर तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी। कोई नहीं जानता कि उसे होश में आने में कितना समय लगा, लेकिन उसके सभी साथी पहले ही मर चुके थे। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करते हुए उन्होंने यहाँ अतिव्यापी स्थानों को चरण दर चरण परिष्कृत किया तथा अपना स्वयं का स्वप्न सृजित करना शुरू किया। उसका सपना राक्षस जानवरों को भगाना नहीं था। उसका सपना था कि वह हमेशा अपने भाई और भाई सु यू के साथ रहे, अपने सभी साथियों के साथ रहे। अब वह बहुत लंबे समय तक इस सपने में रही थी। ये सोचकर किन शाओसाओ की आंखें लाल हो गईं। वह जानती थी कि सपना कितना भी अच्छा क्यों न हो, एक समय ऐसा आएगा जब वह टूट जाएगा। किन हाओ मर चुका था, सु यू भी। यह तो पहले से तय निष्कर्ष था। लिन चेन ने देखा कि लड़की जमीन पर बैठी बेकाबू होकर रो रही है और उसने जोर से आह भी भरी। पहाड़ों में हर साल जंगली फूल खिलते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि वे उसकी कॉलेबोन के नीचे दबे टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तनों में जड़ जमा रहे हैं।